अ गोल विदाउट अ प्लान इज ओनली अ विश। वह केवल और केवल कैसे मात्र तैयारी एक होता है इच्छा वैसे रहता ऐसे है। ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरीके से नशे की लत कोई भी ड्रिंक हो गया इस तरीके से लत से कैसे आप दूर रहते हैं और कैसे मतलब क्या कैसे डील करते हैं सब चीज़ों को। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। झूठ सो छिपते हे नहीं। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। सो आज हम हैं प्रयागराज में राजापुर में और हमारे साथ हैं राज तिलक पांडे भैया जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। भैया ने बहुत सारे वन डे एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो भैया की आज हम स्ट्रेटजी जानेंगे और भैया की कौन कौन सी बुक लिस्ट है इन सब डायमेंशन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया आप सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए और नाम बताइए अपना। देखिए, मेरा नाम राज तिलक पांडे है। कौशाम्बी जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ। कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्मों की एक हिसाब से कहा जाए कार्यस्थली भी रही है। और माना जाता है कि कौशाम्बी में महात्मा बुद्ध जी का भी आगमन हुआ है, जो बौद्ध धर्म के अच्छे माने जाने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और भगवान भी माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। उसके बाद मैं शुरुआती कक्षाएं प्राइमरी विद्यालय में अपने गांव में पढ़ाई किया। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना है। हालांकि मेरे पिताजी किसान हैं और घर में चक्की है, तो उसी में व्यस्त रहने लगा था। लेकिन लोगों को देख के कि मेरे अंदर टैलेंट है, हुनर है, तो मुझे प्रयागराज भेज दिए। मैं कक्षा पाँचवीं नहीं पढ़ा और आज भी पढ़ने का मुझे दुख लगता है कि कक्षा पाँचवीं में होगा क्या, या मैं नहीं जान सका हूँ, इसका मुझे दुख है। लेकिन छठवीं की परीक्षा मैं ज्वाला देवी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरा हो गया। ज्वाला देवी जो उत्तर प्रदेश का माना जाना हिंदी मीडियम का विद्यालय माना जाता है, सिविल लाइंस में स्थित है प्रयागराज में, वहीं से मैं अध्ययन किया। और उसके बाद 12वीं में मैं अपने विद्यालय का प्रधानमंत्री हुआ, सीबीएसई बोर्ड में जिसे कैप्टन या लीडर कहते हैं। उससे पहले हाई 11th में सेनापति। उससे पहले मैं पुस्तकालय मंत्री, जलकल विभाग मंत्री आदि मंत्रियों से अवगत रहा हूँ और विद्यालय का प्रतिनिधित्व अपना करता रहा हूँ। आदि आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले कहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का मोटिवेशन कहाँ से मिला कि यूपीएससी ही करनी है। यूपीएससी तो मेरे मतलब घर में अभी देखा जाए तो कोई भी सरकारी जॉब नहीं है। और जब मुझे भेजा गया, घर की स्थिति इतनी मेरी नाजुक है कि डेली का खर्चा डेली के खंड पे चलता है। डेली जितना कमाया जाएगा उतना खर्च किया जाएगा। इस तरह मुझे देख के लगा ग्रुप डी की नौकरी मेरे घर वाले पसंद करते ही नहीं हैं। एसएससी जीडी का मैंने क्वालिफाई किया। अभी रेस हुई, रेस में क्वालिफाई कर गया, हाइट भी निकल गई है। अब उसका मेडिकल होना है, घर वाले कह रहे हैं नहीं करना है। यूपी पुलिस की जॉब करनी ही नहीं है, दिल्ली पुलिस की जॉब करनी नहीं है। एसएससी की मैं तैयारी किया। शुरुआत में मेरा मन था घर की स्थिति देख के कम से कम जल्दी से जल्दी जॉब पा जाऊँ, लेकिन मेरे घर वाले उसमें पसंद ही नहीं करते। कहे नहीं, इतने दिन से बाहर निकलो, तुमको पीसीएस ही बनना है। अतः इसीलिए मैंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे आईएएस या पीसीएस ही बनना है। तो सबसे पहले आप इलाहाबाद पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इलाहाबाद में कब से पढ़ रहे हैं वहाँ पे, इलाहाबाद में कब से हैं आप। इलाहाबाद में 2013 से आ गया। उसके बाद 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई मैं ज्वाला देवी का, जो शुद्ध सात्विक रूप से हिंदी मीडियम का विद्यालय है। उसके बाद मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। बीएचयू बीएलएलबी करने का मेरी ख्वाहिश हुई, बिना घर में बताए, क्योंकि मेरा समाज में इतना ज़्यादा प्रधानमंत्री था विद्यालय का, तो लोग बोले कि बोलने की क्षमता अच्छी है तो आप एलएलबी कर लीजिए, वकालत अच्छी मिलेगी। लेकिन बीएलएलबी में उसमें 60 रैंक होती है, मेरा 118वीं रैंक आई। 60 सीट होती हैं, 118वीं रैंक आने में मुझे एडमिशन नहीं मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मुझे मिल गया। हिंदी, संस्कृत और एशियंट हिस्ट्री लेके मैं 2 साल पढ़ा। एशियंट हिस्ट्री ड्रॉप करके अब इस बार हिंदी और संस्कृत चल रहा है मेरा तो जैसा फाइनल कि ईयर। आपने बताया कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आप कोई कोचिंग लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। अभी तक तो मैंने सेल्फ स्टडी की। उसके बाद अभ्युदय नाम की एक योजना आई उत्तर प्रदेश की तरफ से। हालांकि मैं बताया आपको, जो किसान के परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास फंड नहीं कि दृष्टि और ध्येय जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में कोचिंग कर सकूँ। तो मैं वो गवर्नमेंटेड की फ्री कोचिंग थी, उसमें मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें भी हुआ, इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, 1 साल उसमें लिया। हालांकि उसमें जो आते हैं वो आईएएस और पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा मोटिवेट किया जाता है और जो पढ़ाया जाता है वो एकदम सॉलिड पढ़ाया जाता है। उसी के दम पे आज मैं यहाँ हूँ। तो आप ऑफलाइन पढ़ते हैं अभ्युदय में या ऑनलाइन करते हैं। अभ्युदय मेरी ऑफलाइन चलती है, बाकी मेरठ ब्रांच की ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, उसको भी मैं देख लिया करता हूँ कभी कभी। जहाँ तक कि मैं ऑफलाइन ही पूरी किया हूँ अभी तक। जैसा कि आप सब यहाँ मेरा रूम देख रहे हैं, मैं विद्या भारती से पढ़ा लिखा हूँ। काशी क्षेत्र लगता है, तो उसमें का यहाँ कैलेंडर है जो मुझे प्रतिवर्ष मिल जाता है विद्यालय की तरफ से, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं अपना कपड़ा जो होता है टांग देता हूँ धुलने के लिए। ये मेरे थोड़े बहुत मेकअप के सामान हैं। वैसे मैं करता नहीं हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी रखता हूँ। आज नास्तिक ना होने के कारण आस्तिक हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान पे बिलीव करता हूँ, इसीलिए आज मैं इस लक्ष्य तक पहुँचा हूँ। मेरे घर और परिवार वाले सहयोग देते हैं, सिर्फ भगवान बजरंगबली की कृपा से। और आगे आएंगे, दिखाएंगे आपको किताबें जो
हमारे लक्ष्य को आगे अग्रसर करने में अपना बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती हैं और इनको ये सबसे बड़ा अपना योगदान भी मानते हैं। ऊपर उत्तर प्रदेश का मैप जिस ज़िले से जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं उसका है, इसमें अन्य अन्य ज़िले हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक उसके बगल में भारत का जो अखंड भारत की परिकल्पना करते हुए भारत के 28 राज्यों को पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को जानते हैं इसी मैप के सहारे। फिर वहाँ पास हमारा विद्या भारती के संस्कार जो हमें प्रदान किए गए हैं वो कैलेंडर के माध्यम से हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यहीं स्टडी टेबल है, यहीं पर स्टडी करते हैं, रात दिन एक करके खून पसीना एक करके माँ बाप के अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर अग्रसर। यह मेरी बुकें हैं, अधिकांश एनसीईआरटी। अगर कुछ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे एसएससी हो यूपीएससी हो, किसी को, मैं एसएससी को क्वालिफाई कर चुका हूँ, उसके बाद मेरे घर वालों ने नहीं माना, यूपीएससी रट रखे हैं, इसलिए मुझे अब एनसीईआरटी के पीछे इतना मतलब तन मन धन अर्पित करके पूरी तरह से एनसीईआरटी के पीछे भागना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी की सारी बुकें हैं, उसके उधर नोट्स है, ये मेरी पर्सनल नोट्स जो मैंने तैयार की हैं अपने से, अपने हैंड राइटिंग से तैयार की हैं। उधर विश्व का मैप है जिसके सहारे मैं विश्व को जानने का प्रयास करता हूँ। और ठीक उसी के बगल में अपना बोर्ड रखा हूँ जिसमें कोटेशन डेली का लिखता हूँ और जो अन्य प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं उसको प्रयास करता हूँ मेरी हैंड राइटिंग बोर्ड में अच्छी रहे, आगे की स्किल अपनी कैसे डेवलपमेंट करें, खड़े होकर कैसे बोल सकें, समाज में कैसे खड़े हो सकेंगे, क्योंकि यूपीएससी यही मांगता है, आईएएस और पीसीएस में यही मांगा जाता है कि आप समाज में कैसे उतर सकेंगे। परिपक्वता जो है उम्र से नहीं आती है, आज उसमें का कोटेशन है जिम्मेदारियों से आती है। जो हमारे शरीर में हमारे अंदर देखते हैं कि बचपन में लोग भयभीत हो जाते हैं, कैमरा में आने के बाद भयभीत हो जाते हैं, उनके अंदर परिपक्वता नाम की चीज़ नहीं रहती। और उम्र में तो हमसे भी बड़े हो जाते हैं, कई तो 50 साल के होते हैं लेकिन बोल सही से नहीं पाते हैं। और जिम्मेदारियां बचपन से मैं यहाँ रहा हूँ तो जिम्मेदारियों को उठाते आया हूँ, परिपक्व मैं हो चुका हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। यह मेरा नोट्स है राजनीति शास्त्र का, संविधान के बारे में लिखा हुआ है, इसमें आपको पूरा अपने हाथों से लिखे हैं, पूरा इसमें संविधान लेके फंडामेंटल राइट से लेकर डीपीएसपी पूरा राष्ट्रपति से लेके पूरे अधिकार लिखे हुए हैं इसमें, सारा ये पॉलिटी का विषय है। ये रहा जियोग्राफी जो कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है अपने आप में। उसके बाद भी मैंने जियोग्राफी पे अपना मन लगाया। अफ्रीका जैसा कि आप देख रहे हैं महाद्वीप है, ये देश और राजधानियाँ किस नदी किनारे कौन सा देश बसा हुआ है। यूरोप देश है, उसका मैप है, यूरोप के बारे में लिखना है। साउथ अमेरिका हो गया, इस अन्य प्रकार की करंट अफेयर्स की स्पीडी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय लगी, इसलिए मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वार्ष में एक बार आती है। ये मेरा रफ़ है, जो रफ़ वर्क ऐसा किया जाता है सदैव कि दूसरा कोई पढ़ ना सके। एनसीईआरटी सार संग्रह, ये रमेश कुमार वर्णमाल की बहुत अच्छी बुक है, मानी जाती है और इसमें सारा कुछ जीएसजीके का समाहित है। उसके बाद यह मेरी एशियंट हिस्ट्री में सारी हिस्ट्री इसमें है। एशियंट हिस्ट्री खास तौर पे मैं प्रयास करता हूँ कि एशियंट हिस्ट्री यदि जिसकी वीक रहती है वो आगे कुछ नहीं कर पाता है। तो जो भी इस समय एस्पिरेंट तैयारी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो तैयारी करने के स्टार्टिंग में बहुत उन लोगों के अंदर जोश होता है, लेकिन जैसे तैयारी होता है वैसे वैसे ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस तरीके से नशे की लत, कोई भी ड्रिंक हो गया, इस तरीके से लत से कैसे आप दूर रहते हैं और कैसे मतलब कैसे डील करते हैं सब चीज़ों को? देखिए, मैं मूलतः जिस विद्यालय में पढ़ा वो केवल लड़कों का था, कोई एजुकेशन वहाँ था ही नहीं, नाम मात्र का नहीं था। जब आया करती थी तो कोई मैम हो या किसी के फैमिली से आती थी मान लीजिए, तो लड़के हु हा करके देखने लगते थे। मैं विद्यालय का अनुशासन प्रमुख भी रहा, जहाँ तक आपको अवगत करना चाहता हूँ, और हाउस मतलब कैप्टन भी रहा अपने विद्यालय का। तो इसके लिए बहुत कार्य किया, वहाँ तो नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी में मैं बचने का प्रयास करता हूँ और आज बचा भी हूँ। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, झूठ छिपते भी नहीं सच। तो भैया आपका यूपीएससी के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, रूटीन क्या आपका? देखिए, यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और पेपर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। बिना करंट अफेयर्स के आप यूपीएससी क्रैक कर ही नहीं सकते, जहाँ तक मेरा मानना है। और मैं डेली, अब मेरे पास मतलब फार्मर के घर से बिलोंग करता हूँ तो इतना धन नहीं है कि मैं डेली पेपर खरीद सकूँ 10 रुपये 12 रुपये का पेपर, तो मैं ऑनलाइन पेपर मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो मैं ये टैबलेट रखता हूँ, टैबलेट के सहारे पढ़ लेता हूँ डेली का पेपर। करंट अफेयर्स अंकित अवस्थी सर का है जो यूट्यूब पे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, तो उसको देख लेता हूँ RNA के थ्रू। तो करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद आप जितनी भी होगी एनसीईआरटी की बुकें पॉलिटी से लेके जितनी भी हैं, सारे सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ रखनी चाहिए। आईएएस और पीसीएस यही मांगता है कि आप सर्व क्षेत्र में सर्वभूम से सम्मिलित हों, ये नहीं कि आप किसी एक क्षेत्र में विशेष में रहेंगे तो आप आईएएस कभी क्रैक नहीं कर सकेंगे। तो आप मतलब कितने घंटे डेली पढ़ाई करते हैं? ये लोग जो कहते हैं कि रात दिन एक कर देते हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ भाई। रात में मैं 10 बजे सो जाता हूँ, अधिकांश हुआ 12,
12 बजे तक सो गया, सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग में जितना आप पढ़ेंगे सॉलिड रहेगा। और हार्ड वर्क करो विथ स्मार्टनेस। वर्तमान समय में यदि हार्ड वर्क करने वाला किसान भी होता है वो अमीर बन सकता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्टनेस यदि नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। स्मार्टनेस पे आपको बहुत फोकस करना है, कठिन परिश्रम तो करना ही है, अगर स्मार्टनेस नहीं है तो फिर वो बेकार है। तो आपका यूपीएससी मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम है, मैं बताया आपको पहले से, विद्या भारती से पढ़ा हूँ, जो हिंदी मीडियम का ही माना जाता है अपने आप में, और हिंदी मेरा विषय रहा है, हिंदी ही रखना है मुझे आगे चल के। तो आपको नहीं लगता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट अभी बहुत अच्छा नहीं आ रहा, तो इंग्लिश मीडियम का अच्छा आ रहा, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना, हार किसी की नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तु दुर्लभम। कहा जाता है कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र का निर्माण न होता हो, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे औषधि का निर्माण न होता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य है, बस उसके अंदर योग्यता है, उसको खोजना है, उसके गुरुजनों को उसको निखारना है। तो हमारे अंदर ऐसा हुनर है कि हम हिंदी मीडियम से रह के उसे अचीव कर लेंगे, और उसको एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, स्मार्टनेस के साथ पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि होता ही नहीं है, 100 में 1 होता है, तो एक मैं अपने आप को मान के चलता हूँ, इसलिए अचीव करूँगा उसे। जैसा कि आपने बताया भैया कि आपने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, आज़ाद सेवा संस्था, तो इतने फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण भी आप एनजीओ स्टार्ट किए हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप इस सारे को? जैसा कि मैं आपको बताया, मैं विद्या भारती में रहा, पढ़ा लिखा, वहाँ प्रधानमंत्री पद पे रहा, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरा परिचय होता रहा। मैं सरस्वती यात्रा के थ्रू हम लोग के विद्यालय में निकलता है, तो उसमें मैं मोहित अग्रवाल जी जो रहे प्रयागराज के डीआईजी, उनसे मिला, और उसमें रेलवे में जो रहे उनसे मिला, एनसीसी ब्रिगेडियर रहे ब्रजेश कुमार पांडे सर से मिला। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, समाज के लिए आप जितना करोगे, जितना प्रैक्टिकल कर सकोगे उतना सीख सकोगे, बिना प्रैक्टिकल कुछ होने वाला नहीं है। किताबों का कीड़ा बन के IAS PCS हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। समाज में बिना उतरे, इंटरव्यू में यदि पूछ लिया गया कभी भी कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, तो बिना समाज में हम उतरे जान नहीं पाएंगे समाज में कैसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं। इसलिए मैंने आज़ाद सेवा संस्था नाम की एक संस्था बनाई, और इस संस्था को पूर्ण रूप से मैं संचालित कर ही रहा हूं, और अपने सहयोगी बंधुओं के द्वारा यह संचालित कर रहा हूं। 2030 तक मेरा लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में यह पूर्ण रूप से व्यापक हो जाएगी। तो आप कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते हैं यूपीएससी के लिए? देखिए, मैं NCERT पूर्ण रूप से पढ़ता हूं, और NCERT के अलावा रमेश कुमार वर्णवाल जी की जो बुक है, इसमें पूरा NCERT के ही बारे में बताया गया है। NCERT पढ़ेंगे मोटिव, और जो भी है उसको लाइनर बनाते चले जाएंगे। NCERT पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। करंट अफेयर्स डेली रूटीन में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा हिंदी है। तो आपका डेली रूटीन क्या है, मतलब आप कितने बजे उठते हैं और कितना आवाज़ अपने आप को सेल्फ स्टडी दे देते हैं? देखिए, मैं पूर्ण रूप से जहाँ तक विश्वास करता हूँ तो ना आस्तिक हूँ, भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, तो प्रातःकाल उठ के जो जितना अध्ययन करता है वो 1 का 4 गुना माना जाता है। इसलिए प्रातःकाल 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 से 6 नित्य क्रिया करके आराम से बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। 10 बजे तक सुबह पढ़ता हूँ, करंट अफेयर्स जीके जो भी है करंट अफेयर्स में सारा कुछ ले लेता हूँ। उसके बाद फिर अपना जो जलपान करना है उसको किया। इसके बाद भोजन बनाता हूँ, भोजन बना के रख दिया, आराम से पढ़ाई करता हूँ। 2 बजे फिर से भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद फिर 4 बजे के करीब उठाता हूँ अपना जो अर्थशास्त्र है। मेन मेरा बिग पोर्शन यही अर्थशास्त्र रहा है, तो अर्थशास्त्र पे 1 घंटा कम से कम फोकस कर देता हूँ। अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटी हो गया, 1 घंटे समय देकर रात 10 बजे तक आराम से पढ़ाई करता हूँ। फिर 10 बजे खाना बनाता हूँ, 12 बजे तक सोने का प्रयास करता हूँ। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। तो जो भी अभी नए एस्पिरेंट आ रहे हैं यूपीएससी के लिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे? लास्ट संदेश क्या? भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना उचित समय हमें देकर अपने योग्य समझा, इसे योग्य समझा कि मैं आपको समाज में IAS और PCS में क्या अंतर है, सोशल और ग्रुप D में क्या करना, क्या इसे करना है, इसके लिए मैं आपको बता सका। और जो आने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो प्लान लेके आते हैं, इच्छाएं तो लेके आते हैं कि हम बनेंगे IAS ख्वाब न लें। अगर एक प्लान, जो गोल होता है, इंग्लिश में कहावत है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज ओनली अ विश। वह केवल और केवल मात्र इच्छा रह जाती है यदि गोल के साथ प्लान नहीं है। तो गोल यदि आप बनाए हैं तो उसके साथ प्लान रखिए, स्ट्रेटजी रखिए, हार्डवर्क करिए, विद स्मार्टनेस के साथ करेंगे, तभी आपको वह इच्छा नहीं रहेगी, वह आपका गोल में एम में परिवर्तित हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।